क्या ये एक अजीब बात नहीं है कि 10,000 साल पहले तक मतलब दुनिया में खेती नाम की कोई चीज थी ही नहीं? हाँ बिल्कुल। उस समय तो इंसान सिर्फ शिकार करता था या बस जंगली फल फूलों के पीछे भागता रहता था। एक घुमंतु जीवन था। वही तो। और आज जब हम अपने खाने की थाली देखते हैं तो मतलब उसमें गर्मा गर्म रोटी है, चावल है, दाल है, तो ऐसा लगता है कि ये सब बहुत सीधा और सरल है, जैसे प्रकृति का कोई सीधा सा उपहार हो। सही कहा। हम सिर्फ अंतिम परिणाम देखते हैं, लेकिन हमारी थाली में रखा हर एक निवाला 10,000 सालों के विज्ञान, अनगिनत प्रयोगों और एक बेहद जटिल प्रबंधन का नतीजा है। बिल्कुल। और इसीलिए आज के इस गहरे विश्लेषण में या कहें हमारी इस गहन चर्चा में हम कृषि उत्पादन और प्रबंधन के उस अद्भुत सफर को खंगाल रहे हैं जो एक नन्हे से बीज से शुरू होकर एक विशाल भंडार गृह तक जाता है। हमने कुछ बहुत ही प्रामाणिक शैक्षिक विज्ञान दस्तावेजों को अपना स्रोत बनाया है। और ये सफर किसी रोमांचक कहानी से कम नहीं है। मनुष्य का भटकना छोड़कर जमीन के एक टुकड़े पर बसना और बीजों से फसल उगाना, ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी वैज्ञानिक क्रांति थी। इसी ने तो सभ्यताओं को जन्म दिया। एकदम सही। और अगर हम भारत जैसे विशाल देश की बात करें तो यहाँ की खेती और भी चुनौतीपूर्ण है। यहाँ हर 100 किलोमीटर पर मिट्टी, तापमान और बारिश का मिजाज बदल जाता है। हाँ, बहुत ज्यादा विविधता है। बिल्कुल। और इसी विविधता को साधने के लिए हमने मुख्य रूप से फसलों को मौसम के आधार पर बांटा है। जैसे खरीफ फसलें। खरीफ मतलब जो बरसात में उगाई जाती हैं, जैसे धान या मक्का। हाँ एग्जैक्टली, जिन्हें मानसून की भारी बारिश की जरूरत होती है। और दूसरी तरफ है रबी फसलें, जैसे गेहूं और चना, जिन्हें सर्दियों का ठंडा और सूखा मौसम चाहिए होता है। ये बहुत ही सटीक विज्ञान है। मतलब धान को इतना ज्यादा पानी चाहिए कि अगर उसे सर्दियों में उगाने की कोशिश की जाए तो वो बच ही नहीं पाएगा। बिल्कुल नहीं बचेगा, वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। मुझे हमेशा से लगता था कि खेती का मतलब बस इतना है कि जमीन में गड्ढा खोदो, बीज डालो, थोड़ा पानी दो और प्रकृति अपना काम कर देगी। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। हाँ, लेकिन जब हम इसके पीछे के विज्ञान को देखते हैं तो समझ आता है कि सबसे ज्यादा मेहनत तो बीज बोने से पहले ही शुरू हो जाती है। बिल्कुल। जिस तरह एक गगनचुंबी इमारत बिना एक मजबूत नींव के खड़ी नहीं रह सकती, बिल्कुल वैसे ही खेती की शुरुआत जुताई या कहें मिट्टी को उलटने पलटने से होती है। लेकिन मैं हमेशा सोच रही थी कि जो मिट्टी पहले से ही खेत में मौजूद है उसे ट्रैक्टर या हल से बुरी तरह चीरने और ढीला करने की क्या जरूरत है? एक बहुत ही लाजवाब सवाल है। देखिए, देखने में ऐसा लगता है कि हम सिर्फ मिट्टी को खोद रहे हैं, लेकिन असल में हम जमीन के नीचे मौजूद एक पूरी माइक्रो दुनिया को जगा रहे हैं। हाँ, एक पूरी माइक्रो दुनिया को जगा रहे होते हैं। मिट्टी सिर्फ धूल का ढेर नहीं है। ये खनिज, पानी, हवा और अरबों सूक्ष्म जीवों का एक जीवित घर है। अच्छा। होता क्या है कि जब खेत में फसल कट जाती है या बारिश का पानी बार बार गिरता है तो मिट्टी की ऊपरी परत एकदम सख्त हो जाती है। एक कंक्रीट की तरह बन जाती होगी। बिल्कुल कंक्रीट की तरह। और जब हम हल या कल्टीवेटर से जुताई करते हैं तो हम उस सख्त परत को तोड़ते हैं। इससे मिट्टी के बीच हवा के पॉकेट्स बन जाते हैं। अच्छा, तो हम मूल रूप से मिट्टी में हवा भरने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये हवा जड़ों के लिए जीवनदायी नहीं है। जब जड़ें गहराई में जाती हैं तो उन्हें भी इंसानों की तरह ऑक्सीजन चाहिए होती है। ढीली मिट्टी जड़ों को गहराई तक जाने और वहां आसानी से सांस लेने देती है। क्या बात है! मतलब जड़ों का दम घुटने से बचा रहे हैं हम। एकदम सही। लेकिन इसके पीछे एक और बड़ा विज्ञान है। मिट्टी को ढीला करने से उसमें रहने वाले केंचुए और मित्र सूक्ष्म जीव तेजी से पनपते हैं। केंचुए जो किसानों के दोस्त माने जाते हैं। हाँ, केंचुए मिट्टी को खाते हैं और उसे और ज्यादा भुरभुरा बनाते हैं, और साथ ही वे उसमें ह्यूमस मिलाते हैं। ह्यूमस मतलब सड़े गले जैविक पदार्थों का हिस्सा। हाँ, ये पोषक तत्वों का सबसे शुद्ध रूप है। और सबसे अहम बात यह है कि जुताई करने से गहराई में मौजूद जो पोषक तत्व पानी के साथ नीचे चले गए थे, वे उलटकर वापस ऊपरी परत पर आ जाते हैं। अच्छा, ठीक वहां जहां नए पौधों की जड़ें उनका इंतजार कर रही होती हैं। कमाल की बात है। मतलब हम बिना कोई खाद डाले सिर्फ मिट्टी को उलटकर ही आधी समस्या हल कर रहे हैं। बिल्कुल। हमने जमीन के नीचे की पूरी माइक्रो आर्मी को काम पर लगा दिया है। तो अब जब हमारी नींव तैयार हो गई है तो बारी आती है असली नायक की। मेरा मतलब है बीज की। हाँ, खेती का सबसे अहम हिस्सा। बीजों के चुनाव को लेकर हमारे स्रोत सामग्री में एक बहुत ही सरल लेकिन
शानदार तरीका बताया गया है जिसे कोई भी घर पे कर सकता है। अगर एक मुट्ठी बीजों को पानी भरे बर्तन में डाल दिया जाए तो कुछ बीज डूबकर नीचे बैठ जाते हैं और कुछ पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। हाँ, और ये विज्ञान के सबसे बुनियादी सिद्धांतों में से एक पर काम करता है। देखिए, जो बीज स्वस्थ, ठोस और भारी होते हैं वे गुरुत्वाकर्षण के कारण पानी में नीचे बैठ जाते हैं। लेकिन जो बीज कीड़ों द्वारा खाए जा चुके हैं या अंदर से खोखले और क्षतिग्रस्त हैं, उनके अंदर हवा भर जाती है। अच्छा, हवा भरने से उनका घनत्व कम हो जाता होगा। एग्जैक्टली, घनत्व कम हो जाता है और वे हल्के होकर सतह पर तैरने लगते हैं। अरे वाह, अगर मैं इसे सही समझ रही हूँ तो ये प्रकृति का अपना क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट है। लिटरली यही है। बिना किसी लेजर स्कैनर या भारी मशीन के सिर्फ एक बाल्टी पानी की मदद से खराब माल को अलग कर दिया जाता है। और जब इन बेहतरीन बीजों को बोने की बारी आती है तो तकनीक का सफर भी देखने लायक है। पहले किसान एक साधारण फनल या कीप का इस्तेमाल करते थे। हाँ, जो हल से जुड़ा होता था। किसान एक एक बीज डालता था और हल उसे जमीन में दबाता था। लेकिन वो तरीका तो बहुत धीमा रहा होगा और उसमें सटीकता भी कहाँ होती होगी। बिल्कुल, वो बहुत धीमा था और सटीकता की भारी कमी थी। इसीलिए आज के समय में ट्रैक्टर के पीछे सीड ड्रिल नाम की मशीन लगाई जाती है। ये मशीन एक बहुत ही महत्वपूर्ण गणितीय समस्या को हल करती है। गणितीय समस्या, वो कैसे? यह सुनिश्चित करती है कि हर एक बीज एक समान दूरी पर और एक निश्चित गहराई में बोया जाए। दूरी और गहराई का इतना महत्व क्यों है? अगर थोड़ा आगे पीछे गिर गया तो क्या दिक्कत है? बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि अगर बीज बहुत पास-पास गिर गए तो जब वे पौधे बनेंगे उनके बीच सूरज की रोशनी, पानी और मिट्टी के पोषक तत्वों के लिए एक भयंकर युद्ध शुरू हो जाएगा। ओहो, मतलब वे आपस में ही लड़ने लगेंगे संसाधनों के लिए। हाँ, इसे हम ओवरक्राउडिंग कहते हैं। पौधे कुपोषित रह जाएंगे। और जहां तक गहराई का सवाल है, अगर बीज बहुत ऊपर रह गया तो वो पक्षियों का भोजन बन जाएगा। और अगर बहुत गहरा चला गया तो उसे उगने के लिए पर्याप्त हवा और गर्मी ही नहीं मिलेगी, वो वहीं सड़ जाएगा। सीड ड्रिल इस संतुलन को एकदम सटीकता से बनाए रखती है। यह तो सच में किसी आर्किटेक्ट के ब्लूप्रिंट जैसा है। तो अब हमारे उत्तम बीज सही गहराई और सही दूरी पर बोए जा चुके हैं। बिल्कुल। लेकिन जैसे एक नवजात बच्चे को तेजी से बढ़ने के लिए भारी पोषण की जरूरत होती है, वैसे ही इन बीजों को भी अपना भोजन चाहिए। लगातार एक ही खेत में बार बार फसल उगाने से मिट्टी के सारे पोषक तत्व निचोड़ लिए जाते हैं। हाँ, मिट्टी एक तरह से थककर बंजर होने लगती है। उसे वापस रिचार्ज करने के लिए हमारे पास मुख्य रूप से दो रास्ते आते हैं। प्राकृतिक खाद, जिसे हम मैन्योर कहते हैं, और रासायनिक उर्वरक यानी फर्टिलाइजर्स। और यहीं पर आज की कृषि विज्ञान की सबसे बड़ी बहस छिड़ी हुई है। रासायनिक उर्वरक जैसे यूरिया या एनपीके। एनपीके मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। हाँ, ये रसायनों से भरे हुए कारखानों में तैयार होते हैं। ये पानी में बहुत जल्दी घुल जाते हैं और पौधों को तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं। इनका इस्तेमाल करने से उत्पादन में जो उछाल आता है वो सच में जादुई लगता है। अच्छा, हाँ, गेहूं और धान की पैदावार रातों रात कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ एक बड़ा पेच है। अगर हम इसे एक आम जिंदगी के उदाहरण से समझें, जी बताइए, तो क्या उर्वरक उस एनर्जी ड्रिंक की तरह काम कर रहे हैं जो कोई एथलीट रेस से ठीक पहले पी लेता है? मतलब आपको तुरंत ऊर्जा का एक बहुत बड़ा विस्फोट तो मिल जाएगा, लेकिन अगर आप रोज एनर्जी ड्रिंक पीने लगें तो लंबे समय में आपका शरीर अंदर से खोखला हो जाएगा। ये एक बहुत ही सटीक तुलना है। बिल्कुल ऐसा ही मिट्टी के साथ होता है। उर्वरकों के लगातार उपयोग से मिट्टी का प्राकृतिक रसायन, जिसे हम पीएच लेवल कहते हैं, वो बिगड़ जाता है। तो जो सूक्ष्म जीव और केंचुए मिट्टी की जान है, उनका क्या होता है? वे इन रसायनों के कारण मरने लगते हैं। अंततः मिट्टी अपनी प्राकृतिक उर्वरता पूरी तरह खो बैठती है। इसके अलावा ये रसायन बारिश के पानी के साथ बहकर नदियों और झीलों में चले जाते हैं, जिससे जल प्रदूषण की एक भयंकर समस्या पैदा होते हैं। बिल्कुल, एल्गी ब्लूम जैसी समस्याएं इसी का नतीजा है। और इसके ठीक विपरीत है हमारी प्राकृतिक खाद, जिसे हम घर के बने संतुलित भोजन की तरह देख सकते हैं। हाँ, जो गाय भैंस के गोबर, सड़े हुए पौधों और रसोई के जैविक कचरे से बनती है। ये तुरंत जादू नहीं दिखाती है ना? नहीं, इसका असर धीमा होता है, लेकिन ये मिट्टी के स्वास्थ्य को अंदर से मजबूत करती है। ये मिट्टी के टेक्सचर को सुधारती है और सबसे बड़ी बात, ये मिट्टी की जल धारण क्षमता
यानी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी को बढ़ाती है। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आता है, अगर रासायनिक उर्वरक मिट्टी के लिए इतने ही खराब हैं, तो हम उन्हें पूरी तरह से बंद क्यों नहीं कर देते? क्या हम सिर्फ गोबर की खाद से आज की इतनी बड़ी आबादी का पेट भर सकते हैं? काश इतना आसान होता। देखिए, प्राकृतिक खाद में नाइट्रोजन या फास्फोरस जैसे विशिष्ट पोषक तत्वों की मात्रा बहुत कम होती है। अच्छा। अगर हम रातों रात उर्वरकों का इस्तेमाल बंद कर दें, तो वैश्विक खाद्य उत्पादन बुरी तरह गिर जाएगा और सच कहूं तो भुखमरी की स्थिति पैदा हो सकती है। ओहो, मतलब हम एक तरह से इन रसायनों पर निर्भर हो चुके हैं। हाँ, इसीलिए विज्ञान एक बीच का रास्ता सुझाता है। प्राकृतिक खाद का अधिकतम उपयोग और साथ ही फसल चक्र जैसी शानदार पारंपरिक तकनीकों का इस्तेमाल। फसल चक्र मतलब क्रॉप रोटेशन, यानी एक खेत में हमेशा एक ही फसल ना उगाना। बिल्कुल। किसान एक मौसम में फलीदार पौधे जैसे मटर या सोयाबीन उगाते हैं और अगले मौसम में गेहूं जैसी कोई अनाज वाली फसल। इसका क्या फायदा होता है? इन फलीदार पौधों की जड़ों में छोटी छोटी गांठें होती हैं। इनमें राइजोबियम नाम का एक चमत्कारिक बैक्टीरिया रहता है। राइजोबियम, मैंने इसके बारे में स्रोत में पढ़ा था। ये कुछ नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है ना? एकदम सही। ये बैक्टीरिया हवा में मौजूद अघुलनशील नाइट्रोजन को खींचता है और उसे नाइट्रेट में बदलकर मिट्टी में घोल देता है। मतलब एक तरह की सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है। हाँ, पौधे इस बैक्टीरिया को रहने की जगह देते हैं और बदले में बैक्टीरिया मिट्टी को प्राकृतिक रूप से सबसे जरूरी उर्वरक यानी नाइट्रोजन मुफ्त में दे देता है। वाह, मतलब ये बैक्टीरिया हवा से खींचकर खुद ही फैक्ट्री स्तर की खाद बना रहा है। ये प्रकृति का अपना विन विन अग्रीमेंट है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो चलिए, अब हमारे बीजों को उनका भरपूर भोजन मिल चुका है, लेकिन जैसे इंसान सूखी रोटी बिना पानी के नहीं निगल सकता, वैसे ही पौधे भी अपना सारा खाना सिर्फ तरल रूप में ही सोख सकते हैं। हाँ, बिना पानी के तो कुछ नहीं हो सकता। यहीं पर सिंचाई यानी इरिगेशन की भूमिका शुरू होती है। एक पौधे के शरीर में लगभग 90% पानी होता है। पानी के बिना कृषि के बारे में सोचना भी बेमानी है। बीजों के अंकुरण के लिए नमी सबसे पहली शर्त है। सूखी मिट्टी में बीज कभी नहीं फूटता। सही बात है। और देखिए, पानी सिर्फ जड़ों तक पोषक तत्व ले जाने का ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, इसका एक बहुत ही अनोखा भौतिक गुण भी है। पानी फसलों को अत्यधिक ठंड यानी पाले और भयंकर गर्मी की गर्म हवाओं दोनों से बचाता है। ये थोड़ा हैरान करने वाला है। मतलब मैं समझ सकती हूँ कि पानी गर्मी से बचाता है, लेकिन ये कड़कड़ाती ठंड और पाले से कैसे बचा रहा है? पानी तो खुद ठंडा होता है। हाँ, ये थोड़ा अजीब लगता है सुनने में, लेकिन इसके पीछे ऊष्मा गति की थर्मोडायनेमिक्स का सिद्धांत काम करता है। वो कैसे? पानी का तापमान न तो जल्दी बढ़ता है और न ही जल्दी गिरता है। जब सर्दियों की रात में तापमान 0 के करीब पहुंचता है, तो पौधों के अंदर का पानी जम सकता है, जिससे उनकी कोशिकाएं फट जाएंगी। एग्जैक्टली। लेकिन अगर खेत में पानी दिया गया हो, तो वो पानी एक थर्मल ब्लैंकेट यानी एक सुरक्षात्मक चादर की तरह काम करता है। वो मिट्टी की गर्मी को बाहर जाने से रोकता है और फसल जमने से बच जाती है। क्या बात है! पानी सच में एक तापमान नियंत्रक की तरह काम कर रहा है। बिल्कुल। अब अगर हम सिंचाई के तरीकों को देखें, तो पहले के समय में ये कितना मुश्किल रहा होगा। कुओं और नहरों से पानी निकालने के लिए रहट, ढेकली, चेन पंप, इन जैसे पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल होता था। हाँ, उनमें जानवरों और इंसानों की कमर टूट जाती थी। और सबसे बुरी बात ये थी कि पानी खेत में एक सिरे से खुला छोड़ दिया जाता था, जिससे बहुत सारा पानी बेकार में बहकर बर्बाद होता था। आज के जल संकट वाले युग में हम उस तरह की बर्बादी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसीलिए आधुनिक प्रणालियों ने पूरी तस्वीर बदल दी है। एक है स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम, ये कहाँ इस्तेमाल होता है? अगर जमीन उबड़ खाबड़ है या रेतीली है, जहां पानी एक जगह नहीं ठहरता, वहां पाइपों का एक जाल बिछाया जाता है। उनके ऊपर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। अच्छा। जब मोटर से दबाव के साथ पानी छोड़ा जाता है, तो वो बिल्कुल बारिश की तरह फसल पर गिरता है, हर तरफ समान रूप से। और एक दूसरा तरीका भी है, जो सूखे इलाकों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है, ड्रिप सिस्टम। इसमें पाइपों को सीधे जमीन पर बिछा दिया जाता है और उनमें छोटे छोटे छेद होते हैं। हाँ, जहां से पानी बूंद बूंद करके सीधा पौधे की जड़ों पर गिरता है। अगर मैं इसके बारे में सोचूं, तो ये बिल्कुल एक अस्पताल में इस्तेमाल होने वाले आईवी ड्रिप की तरह हो गया। अरे हाँ, ये एकदम सटीक उपमा है। मतलब कोई पानी हवा में नहीं उड़ रहा, कोई पानी मिट्टी में बेकार नहीं बह रहा,
सीधा नस में यानी सीधा जड़ों में निशाना। लिटरली आईवी ड्रिप की तरह। ड्रिप सिस्टम से पानी की बर्बादी शून्य हो जाती है। गर्मियों में जब वाष्पीकरण बहुत तेज होता है। वाष्पीकरण मतलब जब सूरज की गर्मी से मिट्टी और पत्तियों का पानी तेजी से भाप बनकर उड़ने लगता है। हाँ, तब हमें फसलों को बार बार पानी देना पड़ता है। ऐसे में ड्रिप सिस्टम ये सुनिश्चित करता है कि कीमती पानी का हर एक कतरा सिर्फ पौधे के विकास में इस्तेमाल हो। तो अब हमारी फसलें भरपूर पोषण और पानी के साथ लहलहा रही हैं। लेकिन जब दावत अच्छी हो तो कुछ ऐसे मेहमान भी आ ही जाते हैं जिन्हें बुलाया नहीं गया था। बिल्कुल, बिन बुलाए मेहमान। और यहीं से शुरू होती है फसल की सुरक्षा की जंग। खेत में मुख्य फसल के साथ कुछ अवांछित पौधे अपने आप उगाते हैं, जिन्हें हम खरपतवार या वीड्स कहते हैं। और ये खरपतवार बहुत खतरनाक होते हैं। अगर हम जीव विज्ञान के नजरिए से देखें तो खेत में संसाधन सीमित हैं। धूप, जगह, पानी और मिट्टी के पोषक तत्व। ये खरपतवार बहुत तेजी से बढ़ते हैं और मुख्य फसल का हिस्सा चुराने लगते हैं। नतीजा ये होता है कि हमारी असली फसल कमजोर और कुपोषित रह जाती है। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ कि आपने एक बहुत बड़ी दावत रखी, बहुत सारे पकवान बनाए, लेकिन कुछ बिन बुलाए मेहमान आकर सारा खाना चट कर गए। हाँ, और जिनके लिए दावत थी वे बेचारे भूखे ही रह गए। तो इन्हें बाहर निकालना बहुत जरूरी है। इसके लिए किसान अक्सर निराई करते हैं, यानी खुरपी लेकर हाथों से उन्हें जड़ से उखाड़ते हैं। लेकिन बड़े खेतों में तो ये संभव नहीं है ना? नहीं, बड़े खेतों में मैनुअल काम बहुत मुश्किल है। वहां रसायनों का इस्तेमाल होता है जिन्हें खरपतवारनाशी या वीडसाइड्स कहा जाता है, जैसे कि 2,4-D। 2,4-D। हाँ, विज्ञान ने ऐसे रसायन बनाए हैं जो बेहद स्मार्ट होते हैं। जब इनका छिड़काव किया जाता है तो ये सिर्फ उन अवांछित चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को मारते हैं और गेहूं या धान जैसी हमारी मुख्य फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। बिल्कुल नहीं। लेकिन देखिए, ये रसायन जहर है। स्रोत सामग्री स्पष्ट रूप से चेतावनी देती है कि इनका छिड़काव करते समय किसानों को अपनी नाक और मुंह को अच्छी तरह कपड़े से ढकना चाहिए, क्योंकि सांस के साथ शरीर में जाने पर ये गंभीर बीमारियां पैदा कर सकते हैं। हाँ, ये इंसानी सेहत के लिए बहुत हानिकारक हो सकते हैं। यहाँ मेरे मन में एक चिंता पैदा होती है। अगर ये रसायनों वाला हिस्सा हम छोड़ भी दें तो क्या ये खरपतवार सिर्फ फसल का खाना ही चुराते हैं या ये खुद में भी कोई सीधा खतरा हो सकते हैं? ये सीधा खतरा भी हो सकते हैं। कुछ खरपतवार तो इतने जहरीले होते हैं कि अगर कटाई के समय वे मुख्य फसल के साथ कट जाएं और अनाज में मिल जाएं, हाँ, तो वे इंसानों और जानवरों दोनों के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। इसलिए कटाई से पहले खेत को इनसे पूरी तरह मुक्त करना एक समझौते के बिना उठाए जाने वाला कदम है। बाप रे। और अब बात करते हैं उस सुनहरे पल की जिसका हर किसान को और सच कहें तो पूरी मानव जाति को इंतजार रहता है। कटाई यानी हार्वेस्टिंग। सबसे खुशी का समय। महीनों की कड़ी मेहनत, सर्दियों की ठिठुरन, गर्मियों की तपिश और अनगिनत रातों की रखवाली के बाद फसल पककर तैयार होती है। खेतों में सुनहरी अनाज की बालियां हवा में झूलती हैं। ये तकनीकी रूप से भी एक भारी काम है। पारंपरिक रूप से किसान दराती लेकर एक एक पौधे को जमीन के पास से काटते हैं, सिकल से। हाँ, लेकिन आज के समय में विशाल खेतों के लिए कंबाइन नाम की एक अद्भुत मशीन का इस्तेमाल होता है। ये मशीन इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है, क्योंकि ये एक साथ दो बहुत बड़े काम करती है। दो काम? कौन कौन से? पहला, ये फसल को काटती है यानी हार्वेस्टर का काम, और दूसरा, मशीन के अंदर ही एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जो अनाज के दानों को उनके बाहरी आवरण यानी भूसे से झकझोर कर अलग कर देता है, जिसे थ्रेशर कहते हैं। अरे वाह, मतलब एक ही बार में खेत से सीधा साफ अनाज ट्रैक्टर की ट्रॉली में। बिल्कुल, समय और मेहनत दोनों की भारी बचत। और जो छोटे किसान इतनी महंगी कंबाइन मशीन का खर्च नहीं उठा सकते, उनके पास अपना एक सरल भौतिक विज्ञान है। वे फटकने या विनोइंग की विधि अपनाते हैं। हाँ, विनोइंग बहुत ही पुराना और कारगर तरीका है। अनाज और भूसे के मिश्रण को ऊंचाई से हवा में गिराया जाता है। भारी दाने सीधे नीचे गिरते हैं और हल्का भूसा हवा के साथ उड़कर थोड़ी दूर जाकर गिरता है। ये बहुत ही प्रभावी तरीका है। लेकिन इन सब तकनीकी बातों के बीच हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कटाई सिर्फ एक यांत्रिक या आर्थिक काम नहीं है। ये एक बहुत ही गहरा भावनात्मक पल है। बिल्कुल, महीनों की मेहनत के बाद जब अनाज घर आता है तो वो एक जीत की तरह होता है। यही कारण है कि दुनिया भर में कटाई के इतने सारे त्योहार मनाए जाते हैं। हाँ, भारत में पोंगल, वैसाखी, होली, दिवाली, नबान्या और बिहू
ये सभी त्योहार इसी सुनहरे अनाज के घर आने की खुशी का जश्न है। ये खुशी का मौका होता है। ये एक बेहद खूबसूरत विचार है कि हमारे सारे सांस्कृतिक जश्न इसी मिट्टी और मेहनत से जुड़े हुए हैं। लेकिन जब जश्न खत्म हो जाता है तो किसान के सामने शायद इस पूरे सफर की सबसे कठिन परीक्षा आकर खड़ी हो जाती है। भंडारण की चुनौती। हाँ, फसल कट चुकी है, दाने निकल चुके हैं, लेकिन अब इन दानों को महीनों या शायद सालों तक सुरक्षित रखना है। भंडारण की ये जंग अगर हार गए तो पीछे की सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। बिल्कुल। और इस जंग का सबसे बड़ा दुश्मन कोई विशाल जानवर नहीं, बल्कि नमी है, मॉइस्चर। ये बहुत ही अजीब विडंबना है। जो पानी कुछ महीने पहले तक फसल के लिए जीवनदायी था, वही पानी अब उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। देखिए, ताजे कटे हुए अनाज में बहुत ज्यादा नमी होती है। अच्छा, अनाज के दाने अभी भी जीवित कोशिकाएं हैं, वे सांस ले रहे होते हैं। अगर हम उन्हें नमी के साथ ही बोरी में बंद कर दें तो अंदर गर्मी पैदा होती है। और वो गर्मी और नमी मिलकर कवक यानी फंगी और बैक्टीरिया के पनपने के लिए एक परफेक्ट माहौल बना देते हैं। एकदम सही। नमी वाले दानों पर फफूंद लग जाती है, कीड़े पैदा हो जाते हैं, दाने सड़ जाते हैं और उनका अंकुरण गुण खत्म हो जाता है। अंकुरण गुण खत्म हो जाता है, मतलब अगर आप उन्हें दोबारा बोएंगे तो वे कभी नहीं उगेंगे। हाँ, वे पूरी तरह से मृत हो जाते हैं। इसीलिए भंडारण से पहले दानों को चिलचिलाती धूप में बहुत अच्छी तरह सुखाना सबसे जरूरी कदम है। जब वे एकदम सूख कर कड़क हो जाते हैं, तब जाकर उन्हें सुरक्षित माना जाता है। बड़े पैमाने पर इन सूखे दानों को विशाल धातु के टावरों में रखा जाता है, जिन्हें साइलो कहते हैं, या फिर बड़े बड़े अन्नागारों में जूट की बोरियों में रखा जाता है। हाँ, ग्रेनरीज में। वहां उन्हें चूहों और कीड़ों से बचाने के लिए रासायनिक गैसों से उपचारित किया जाता है। लेकिन विज्ञान के इस पूरे सफर में मुझे जो सबसे दिलचस्प बात लगी वो ये है कि हम आज भी अपने घरों में अनाज की टंकियों में सूखी नीम की पत्तियां डालते हैं। और ये कोई अंधविश्वास नहीं है। नीम की पत्तियों में प्राकृतिक रूप से ऐसे रसायन होते हैं जो कीटाणुओं और फफूंद को दूर रखते हैं। ये हमारी पारंपरिक समझ और आधुनिक विज्ञान का एक बेहतरीन मेल है। बिल्कुल। वैसे जब हम भोजन प्रबंधन की बात कर रहे हैं तो हमें ये भी याद रखना चाहिए कि इंसानी खाना सिर्फ खेतों से नहीं आता। इसके समानांतर एक और बहुत बड़ी व्यवस्था चलती है, पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री। हाँ, खेती और पशुपालन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिस तरह हम पौधों की वैज्ञानिक देखभाल करते हैं, उसी तरह गाय, भैंस, मुर्गियों और मछलियों को भी बड़े पैमाने पर उचित भोजन, आश्रय और चिकित्सा देकर पाला जाता है। तटीय इलाकों में मछली लोगों के आहार का मुख्य हिस्सा है। और ये सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं है। उदाहरण के लिए मछली से हमें जो कॉड लिवर ऑयल मिलता है, वो विटामिन ई का एक बहुत ही शानदार स्रोत है। हमारे पूरे खाद्य पारिस्थितिकी तंत्र में इन दोनों का संतुलन बहुत जरूरी है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, आज हमने देखा कि हमारी थाली तक पहुंचने वाला हर एक नेवाला कितनी लंबी और वैज्ञानिक यात्रा तय करके आता है। मिट्टी को सांस लेने लायक बनाने से लेकर सही बीजों के चयन, प्राकृतिक और रासायनिक खाद के नाजुक संतुलन, पानी के सटीक प्रबंधन, खरपतवारों से जंग और अंततः एक दाने को नमी से बचाकर विशाल साइलों में सहेजने तक। ये सिर्फ किसानी नहीं है, ये एक फुल स्केल इंजीनियरिंग और जीव विज्ञान का चमत्कार है। और ये हमें ये एहसास दिलाता है कि अगली बार जब हम रोटी का एक टुकड़ा तोड़ें तो हमें उस पूरी श्रृंखला को सम्मान के साथ याद करना चाहिए जो उस निवाले को हमारे होठों तक लेकर आई है। बिल्कुल, लेकिन इस पूरी अद्भुत व्यवस्था के बीच एक ऐसा मुद्दा भी है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। कौन सा मुद्दा? कटाई के बारे में बात करते हुए हमने कंबाइन मशीन का जिक्र किया था। जब ये विशाल मशीन फसल काटती है तो वो जड़ के पास से नहीं काट पाती। खेतों में फसल के ठूंठ रह जाते हैं, जिन्हें स्टब्स कहते हैं। हाँ, ये एक व्यवहारिक समस्या है। अगली फसल बोने का समय बिल्कुल सिर पर होता है, खेत को तुरंत साफ करना होता है। ऐसे में किसान अक्सर सबसे आसान और सस्ता रास्ता चुनते हैं, वे उन ठूंठों में आग लगा देते हैं। और यहीं से एक बहुत बड़ा पर्यावरण का संकट खड़ा होता है। इस आग से निकलने वाला धुआं भयंकर वायु प्रदूषण फैलाता है, जो आसपास के शहरों का दम घोंट देता है। बिल्कुल। इसके अलावा कई बार ये आग बेकाबू होकर आसपास के खेतों में खड़ी सूखी फसलों को भी राख कर देती है। ये एक बहुत ही अजीब विडंबना है। हम एक ऐसे चौराहे पर खड़े हैं जहां एक तरफ किसान की आर्थिक और व्यावहारिक मजबूरी है
उसे तुरंत अगली फसल उगानी है ताकि वो अपना घर चला सके और दुनिया का पेट भर सके। सही बात है। लेकिन दूसरी तरफ इस जल्दबाजी की कीमत हमारा पर्यावरण और हमारे फेफड़े चुका रहे हैं। कृषि के इस आधुनिक और तेज रफ्तार दौर में उत्पादन बढ़ाने की होड़ और पर्यावरण को बचाने की जरूरत के बीच ये संतुलन आखिर कैसे स्थापित होगा? ये सच में एक बहुत ही गंभीर और विचारणीय प्रश्न है। ये एक ऐसा सवाल है जो विज्ञान और समाज दोनों से जवाब मांगता है। इसी विचार के साथ हम आज की इस गहरी चर्चा को यहीं रोकते हैं। अगली बार खाने की मेज पर बैठें तो उस निवाले के पीछे छिपी पूरी दुनिया को जरूर महसूस करें। सुनने के लिए धन्यवाद।